डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी को हम लोग जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। तो चलिए, चैप्टर का नाम सबसे पहले हम लोग लगाते हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। ये जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास 9 से लेकर BSc तक वाले बच्चे भी इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। जो चीज़ मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप लोग मेरी आवाज़ को अपनी माइक में अगर ध्यान से सुनेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का बेहतरीन चैप्टर है और मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीका से पढ़ाने वाला भी हूँ। तो चलिए, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत को हम लोग अब शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला वर्ड है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व का परिभाषा बताना है वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना हो। वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना हो तो उसे तत्व कहा जाता है। यहाँ पर उसके बाद है निष्कर्षण। हम लोग निष्कर्षण करने के लिए सीखेंगे और उनका सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए, हम लोग अब क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था, उस वैज्ञानिक का नाम है लवभाजे। लवभाजे। अगर कहा जाए तत्वों को लवभाजे ने कैसे बांटा, तो बोलना है दो भाग में बांटता था। इसका पहला नाम है धातु और दूसरा है अधातु। पहला है धातु और दूसरा है अधातु। तो लवभाजे ने तत्व को दो भाग में बांटा था। पहला है धातु और दूसरा है अधातु। लेकिन बाद में ये आगे चल के बिल्कुल बात गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो ये वातावरण है, वायुमंडल है, बढ़ता गया, ठीक उसी प्रकार तत्वों की जो संख्या है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, ये सब आगे बढ़ता चला गया। तो अगर कहा जाए लवभाजे ने तत्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया, तो बोलना है दो। कौन कौन? तो सर पहला है धातु, दूसरा है अधातु। तो चलिए, अब ये था लवभाजे ने बताया। लवभाजे के बाद एक और बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया सुपठित यानी कि ज्ञानशील कहा जाए वैज्ञानिक आए थे। तो लवभाजे के बाद एक दूसरा वैज्ञानिक आया था। उस वैज्ञानिक का नाम मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। उस वैज्ञानिक का नाम है डोबेनर। तो चलिए, डोबेनर क्या होता है? डोबेनर। डोबेनर तो डोबेनर ने तत्वों के जो निष्कर्षण के सिद्धांत थे, इनको कैसे कैसे बांटा, तो चलिए चलते हैं। तो ये जो डोबेनर था, तो जैसे ही हमारे इस केमिस्ट्री की दुनिया में आए, पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए आए, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत के बारे में बताने के लिए आए, तो सबसे पहले डोबेनर ने अपना तिर्यक नियम दिया। तिर्यक नियम। तिर्यक नियम। तो कहा जाए कि तिर्यक नियम किसने दिया, तो एक लाइन में बोलना है डोबेनर चाचा ने दिया था। तो चलिए, तिर्यक नियम क्या होता है एक शब्द में समझता हूं। तो डोबेनर ने तिर्यक नियम दिया। तिर्यक नियम किसे कहते हैं? एक से दो बार मैं बोलूंगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो तिर्यक नियम किसे कहते हैं? तो डोबेनर ने तिर्यक नियम दिया। डोबेनर ने तिर्यक नियम में ये बताया कि ये जो पूरा अभी जो तत्व है, ये जो पूरा तत्व है, इनको तीन तीन समूह में बांटा। तीन तीन समूह में बांटा। ये है पहला समूह, ये है दूसरा समूह और ये है तीसरा समूह।
तीन तीन समूह में किसने बांटा? तो बोलना है डोबेनर ने। डोबेनर ने कौन सा नियम दिया? तो तिर्यक नियम दिया। तिर्यक नियम किसे कहते हैं? तो एक लाइन में याद करना है कि डोबेनर चाचा ने बोला था कि पहला समूह का तत्व, पहला समूह का तत्व, उसके बाद तीसरा समूह का तत्व, पहला समूह का तत्व, तीसरा समूह का तत्व, उन दोनों का योग और 2 से भाग करने पर बीच वाला समूह का मान आता है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं डोबेनर का तिर्यक नियम से आप क्या समझते हैं। पहला समूह का तत्व और तीसरा समूह का तत्व, उन दोनों का योग और 2 से भाग करने पर तिर्यक नियम कहा जाता है। तिर्यक नियम किसे कहते हैं? एक बार लास्ट बार मैं बताना चाहता हूं, तो आप लोग इसे कॉपी पे लिख ले या अपने नोटबुक पे लिख ले। तो डोबेनर का तिर्यक नियम से आप क्या समझते हैं? तो बोलना है क्या कि पहला समूह का तत्व, पहला समूह का तत्व, तीसरा समूह का तत्व, उन दोनों का योग और 2 से भाग देने पर दूसरा समूह का मान निकल के आता है। यही डोबेनर ने बताया था, लेकिन ये जो डोबेनर बताया ये प्रोसेस आगे चल के गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? तो डोबेनर के समय में अनेक सारी तत्व थी, लेकिन वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तत्व को ही सजा पाया, इसीलिए उसका पीरियोडिक टेबल पढ़ना गलत बात है। लेकिन अब जो केमिस्ट्री में मैं पढ़ाता हूँ वो हर एक चीज़ गलत होता है, वो हर एक चीज़ गलत होता है, लेकिन वही चीज़ गलत ही चीज़ एग्जाम के व्यू से सही होता है। क्या कि डोबेनर ने कौन सा नियम दिया? तिर्यक नियम। तिर्यक नियम किसे कहते हैं? तो गलत चीज़ को ही एग्जाम में लिखना है। अब लिखोगे तो 2 में 2 नंबर आएगा, 5 नंबर का रहेगा तो 5 में 5 नंबर आएगा। तो चलिए गलत चीज़ को ही हम लोग समझ गए। तो डोबेनर ने जो अपना नियम दिया था तिर्यक नियम, ये बिल्कुल ही गलत था। जब आगे चल के इसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे, उस वैज्ञानिक का नाम मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उस वैज्ञानिक का नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था? न्यूलैंड। तो चलिए न्यूलैंड के बारे में हम लोग समझते हैं। तो एक वैज्ञानिक था डोबेनर। डोबेनर के बाद एक और वैज्ञानिक आया उसी चीज को शुद्ध करने के लिए। उस वैज्ञानिक का नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड। अगर पूछा जाए न्यूलैंड ने ये जो आवर्त सारणी है इसमें कौन सा नियम दिया, तो बोलना है अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम दिया। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अष्टक नियम किसने दिया, तो बोलना है न्यूलैंड ने दिया। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम से आप क्या समझते हैं? तो एक लाइन मैं लिखता हूं, उसके बाद आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने संगीत के स्वर में पढ़ा होगा कि संगीत के स्वर मुख्यतः 8 होते हैं। कौन कौन? तो एक बार सुना देते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। यही जो 8 स्वर हैं यही पे आधारित न्यूलैंड का अष्टक नियम है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अष्टक नियम किससे संबंधित है, तो बोलना है संगीत के स्वर से। अब संगीत का स्वर कौन कौन सा है, एक बार लिखते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। आप लोगों को याद हो गया होगा। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम किसे कहते हैं, तो एक लाइन में बताना है कि जिस प्रकार से संगीत के स्वर में पहला स्वर और उसके 8वां स्वर का गुण एक समान है, जैसे यहाँ भी सा यहाँ भी सा, तो जिस प्रकार से संगीत के स्वर में पहला स्वर और उसके 8वां स्वर का गुण एक समान है, ठीक उसी प्रकार जो हमारे बीच में तत्व है वो पहला तत्व और उसके 8वां तत्व के गुण के समान होगा, उसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। तो अष्टक नियम किस पे आधारित है, संगीत के स्वर पे। किसे कहते हैं एक बार बोल देते हैं और आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझना। तो अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया, संगीत पे आधारित है, किसे कहते हैं एक बार बोलते हैं। तो बोलना है कि जिस प्रकार से संगीत के स्वर में पहला स्वर और इसके 8वां स्वर का गुण एक समान है,
ठीक उसी प्रकार जो हमारे बीच में तत्व है उसका पहला तत्व का गुण और उसके 8वां तत्व का गुण एक समान होगा तो उसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। तो एक लाइन में बोलना है अष्टक नियम का परिभाषा, और कोई भी टीचर इसका गलत चीज नहीं बोल सकता है कि ये है क्या। अगर आप लोग अगर ऐसे जवाब दोगे तो किसी भी बच्चे को, चाहे प्रथम में पढ़ता हो, दूसरा में, चाहे वो PhD ही काहे नहीं करता हो, अगर ये चीज बोलोगे तो उसको एक बार में समझ आएगा कि जिस प्रकार से संगीत के स्वर में जो पहला स्वर है 8वां स्वर का गुण एक समान है, यहाँ भी सा यहाँ भी सा, दोनों का गुण एक समान है, तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे बीच में तत्व है, एलिमेंट है, उसका पहला तत्व का गुण और 8वां तत्व के गुण के बराबर होगा, समान होगा, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। लेकिन ये जो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था ये भी आगे चल के गलत हो गया था। क्यों हो गया था गलत? क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री की दुनिया में संगीत की भाषा यूज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री को एक टफ सब्जेक्ट मानते हैं और जब टफ होगा तो उसमें ना तो संगीत आएगा, ना हिंदी, ना इंग्लिश, चाहे तुम लोग सुनता होगा भोजपुरी सॉन्ग तो वो भी यूज होने वाला नहीं है। जब ये संगीत के स्वर पर आधारित नहीं हुआ तो इसी चीज़ को शुद्धिकरण करने के लिए, बांटने के लिए, तत्वों को, निष्कर्षण को बांटने के लिए एक और वैज्ञानिक आ गया। उस वैज्ञानिक का नाम है मेंडलीव चाचा। तो चलिए मेंडलीव के बारे में हम लोग समझते हैं। एक मिटाने वाला दे दीजिएगा तो हम लोग अब मेंडलीव के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं मेंडलीव। मेंडलीव मेंडलीव अगर कहा जाए तत्वों को सजाने के लिए न्यूलैंड के बाद कौन सा वैज्ञानिक आया? उस वैज्ञानिक का नाम है मेंडलीव। तो कहा जाए मेंडलीव ने जो ये आवर्त सारणी है इसके बारे में बहुत सारे चीज़ को बताए, लेकिन उतना चीज़ को नहीं बता पाए जो आगे चल के सही हो, आगे चल के सही हो। तो चलिए अब हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी का चर्चा करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी अगर कहा जाए आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? जनक कहे, बाबूजी कहे, पप्पा कहे, फादर कहे, अब्बू जी कहे, सब एक ही है। कौन? आवर्त सारणी का पप्पा चाहे जनक कौन है? मेंडलीव है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंडलीव के समय कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या। तो बताओगे मेंडलीव के समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो बोलना है 63 गो। क्या गो? 63 गो। आगे चौथा 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंडलीव के समय आवर्त की संख्या। आवर्त जगह इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। बताओ मेंडलीव के समय कुल आवर्त की संख्या बताना है 7 गो। आवर्त की संख्या 7। चौथा नंबर पूछा जाएगा क्या कि मेंडलीव के जो आवर्त सारणी दिए थे उसमें वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्ग था उस समय 9 गो। लेकिन आगे चल के ये सब गलत हो गया और इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं। अगर कहा जाए मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी दिया था वो किस पे आधारित है? वो किस पे आधारित है? तो बोलना है परमाणु द्रव्यमान पे। परमाणु द्रव्यमान। बताओ जो मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी दिया वो किस पे आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। किस पे है? परमाणु द्रव्यमान पे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की यही सब विशेषताएं थी। एक बार मैं आप लोग को रिपीट कर देता हूँ मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषता है। तो बोलना है कि आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। उसके बाद मेंडलीव के समय कुल तत्वों की संख्या 63 गो है। उसके बाद बताना है मेंडलीव के समय आवर्त क्या गो? 7 गो। मेंडलीव के समय वर्ग क्या गो? तो बोलना है 9 गो। अगर कहा जाए मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी दिया था वो किस पे आधारित है? तो बोलना है परमाणु द्रव्यमान पे। ये था आवर्त सारणी की विशेषता। लेकिन किसी
कारण बस। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आ गए, बोला क्या कि आप जो चीज़ बताए वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन मेंडलीव ने अपने प्रयोग में दिखाया कि ये सब सही है। उस समय की बात है, सही है। लेकिन अगर अभी कहा जाए कि वर्तमान समय जो बच्चा 2024 में एग्जाम देगा, 25 में देगा, 26 में देगा, क्या उसके लिए सही है? बिल्कुल गलत है। लेकिन यही चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेंडलीव का जो ये आवर्त सारणी दिया था, ये बिल्कुल ही गलत हो गया था। जब ये बिल्कुल गलत कर दिया था तो उस वैज्ञानिक का नाम है मोसले साहब। मोसले साहब। इसमें साहब क्यों लगाए, क्या आप सोच सकते हैं? इसमें जो मोसले साहब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो मोसले था, ये आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में अनेक सारी तत्व के बारे में बताया, अनेक सारी इनकी विशेषता को बताया, जो चीज़ आगे चल के सही हो गया। और हम लोग पढ़ते हैं, अभी जो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं, ना तो मेंडलीव का पढ़ते हैं, इससे पहले बताए थे न्यूलैंडोक ने पढ़ते हैं, डॉवेनरोक ने पढ़ते हैं, अल्लाह बाजे बताया, वो सब गलत था। वो सब वैज्ञानिक जितना था सब गलत था। लेकिन मोसले जितना चीज़ बताया सब गलत था। लेकिन क्या बताए कि ये जो आवर्त सारणी मोसले बताया, ये भी आगे चल के इसमें दोष देखा गया। और वो दोष को अब हम लोग जानेंगे। जब मोसले का आवर्त सारणी बता देंगे तब हम लोग बताएंगे कि इसमें भी कुछ ना कुछ दोष देखा गया, या फिर जो भी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं सब चीज़ बेकार है, गलत है, गलत पढ़ाया गया है, लेकिन एग्जाम के व्यू से सही है। तो चलिए अब हम लोग मोसले के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब हम लोग मोसले की चर्चा करेंगे। मेंडलीव के बाद एक महान वैज्ञानिक आया, उस वैज्ञानिक का नाम था मोसले साहब। मोसले साहब। तो मोसले का आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बाद में ये भी गलत हो गया। तो कहोगे कि सर आप फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पढ़ने का बस एक ही मतलब होता है कि अपने दिमाग को इतना तेज बना दे, इतना जिंदा रखे कि जो भी क्वेश्चन कोई पूछे तो उसका आंसर हमारे इस जीभ पे होना चाहिए। तो ये जो मोसले साहब अपना जो आवर्त सारणी दिया था, इनके बारे में अब हम लोग व्याख्या करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। तो पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी का जनक केकरा कहेंगे, पिता केकरा कहेंगे, बाबूजी केकरा कहेंगे, फादर केकरा कहेंगे? सबका पप्पा यही है, कौन? मोसले। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कौन है? मोसले। जनक कौन है? मोसले। फादर कौन है? मोसले। अब्बा जी कौन है? मोसले। तो उसके बाद हम लोग ये जो टॉपिक चल रहा है मोसले का, ये बेहतरीन तरीका से बताया। तो मोसले के समय कहा जाए कुल तत्व कितनी है? कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो बोलना है 118। अभी जो मोसले का पीरियोडिक टेबल तुम लोग पढ़ते हो और हम जो पढ़ाएंगे उसमें कुल तत्व 118 होंगे। उसके बाद बताएंगे कि आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या 7 होगा। उसके बाद बताएंगे वर्ग की संख्या 18 होगा, वर्ग की संख्या 18 होगा। और मोसले ने अपना आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे सजाया? तो बस एक शब्द बोलना है, क्या? वो परमाणु संख्या पे सजाया, परमाणु संख्या पे सजाया, जो कि ये बिल्कुल सही बताया। लेकिन किसी कारणवश ये जो मोसले था, ये अपना आधुनिक आवर्त सारणी में दो चीज़ नहीं बता पाया। यही दो दोष था। क्या दोष था? जो कि ये मोसले साहब था, ये बताया कि ना तो पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में ना तो वो हाइड्रोजन का स्थान बताया और ना ही हीलियम का स्थान बताया।
तो यही इनका दोष था कि ना तो वो हाइड्रोजन को बता पाया और ना ही उनका जो स्थान था ये बता पाया। दो तत्व कौन कौन, एगो हाइड्रोजन, दूसर हीलियम। इसीलिए आवर्त सारणी में उसे हाइड्रोजन को एक तरफ, हीलियम को एक तरफ रखते हैं। तो मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी था, और आवर्त सारणी का जनक है तो मेंडलीव था। आधुनिक आवर्त सारणी कहे तो उसमें मोसले हो जाएगा। मोसले के समय कुल तत्वों की संख्या 118, आवर्त की संख्या 7, वर्ग 18। और ये कैसे सजाया, तो परमाणु संख्या पे सजाया। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या जो ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, ये आप लोग एक नाम सुना होगा, उसका नाम है IAS सृष्टि जैन देशमुख का, जो कि एक IAS है। तो उनसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था इन्हीं सब चीज़ों से, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूं, और आप लोगों को हो सके तो कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो उससे पूछा गया था कि मेंडलीव का आवर्त सारणी और मोसले का आवर्त सारणी में क्या अंतर है। एक बार मैं अब रिपीट कर देता हूँ, मोसले का आवर्त सारणी और मेंडलीव का आवर्त सारणी में क्या फर्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। अगर आप लोगों को अगर यहाँ से मालूम हो गया होगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जब आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि मोसले साहब का जो पीरियोडिक टेबल था कैसा था। यहाँ पे आप लोगों को अभी बना के दिखाएंगे आगे की कक्षा में। तो चलिए, जय हिंद।